हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत पढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 1774 के अंदर लुई 16वें फ्रांस का राजा बनता है। उस वक्त सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र में के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। जैसे जैसे इंसान की जेब खाली होती जाती है वैसे उसका इरिटेशन बढ़ने लगता है। तो वही हुआ। ठीक है। फिर अगला स्टेप है 1799 को, जब स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला होता है और देहात के अंदर किसान विद्रोह करते हैं। फिर आते हैं सीधा 1791 के अंदर, जहाँ सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए एक संविधान बनाया जाता है। उसके आगे चलते हैं 1792-93 के अंदर फ्रांस एक गणराज्य बनता है। ठीक है। और सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। फिर आता है जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पर एक तानाशाही शासन की स्थापना हो जाती है। 1804 के अंदर नेपोलियन साहब सम्राट बनते हैं और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। और 1815 के अंदर वाटरलू युद्ध के अंदर वो हार जाता है 1815 में। चलो शुरू करते हैं क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में हम देख चुके हैं किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। वजह ये थी कि कर्ज बढ़ गया था। इस कारण क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? हाँ, सुबह उठा, संडास पे बैठा था, उसके दिमाग में आया कि हाँ कर बढ़ाना चाहिए, तो उसने कर बढ़ा दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। आप कह सकते हो बहुत 150 साल से भी ज़्यादा वक्त पहले। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1799 को नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वायसराय के अंदर एक आलीशान भवन सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट के में इस बैठक में अपने अपने कितने सदस्य भेजे थे? 300 प्रतिनिधि। और जो उनको आमने सामने कतारों में बैठा दिया गया और बेचारे बच्चे पीछे तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, क्योंकि तीसरा स्टेट है वो बदल गया था, क्योंकि लोग व्यापार से और अपने उद्योग धंधों से उन पैसा कमाने लगे थे और ज़्यादा समझदार लोग थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। किसान, औरत और कारीगर ये सभा में वर्जित थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए। जनरल स्टेट के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, तीनों को एक एक मत देना है। वहाँ पे सदस्य कितने वो मायने नहीं रखता। और इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर निकल गए और यहीं से असली झगड़ा शुरू हो जाता है क्रांति की तरफ। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर
टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो और आबेसिये ने। मिराबो कुलीन परिवार का था, ठीक है, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की बात पर सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली, वर्साय में जुटी हुई भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, फसल बर्बाद हो गई। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक थे ना, वो अब जमाखोरी करने लगे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था। कुर्द भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग पर धावा बोलकर उसे नस्ते नाबूद कर दिया, उसको गिरा दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में ये अफवाह फैलाई गई कि जागीर के मालिकों ने भाड़े के लठेतों को बुलाया है जो पक्की फसलों को तबाह करने में के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में ये भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडार लूट लिए। लगान संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब जलाकर राख कर दिए। अब डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे तो लगान कहाँ से वसूल करेंगे, है ना। पिछला रिकॉर्ड तो सब जला दिया। सबूत साफ। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि हाँ आप ही हो। और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब वे संविधान का अंकुश होगा। राजा पर नियंत्रण किसका होगा? संविधान का रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया। 4 अगस्त 1789 को पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे संपत्ति सरकार के हाथ में आई। अगला पॉइंट है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसे? नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्ति को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को भिन्न भिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिए गए। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सक्रिय नागरिक इनको माना गया है। मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे जो वोट कर सकते थे। बाकी वाले नीचे निष्क्रिय लोग हैं ना। निष्क्रिय नागरिक में मताधिकार नहीं दे सकते थे। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं और बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 40 लाख वो लोग वोट दे सकते थे जो सक्रिय नागरिक थे, ठीक है। फिर ये लोग निर्वाचक 50,000 पुरुष, उसमें से वोट देकर 745 नेशनल असेंबली के सदस्य चुने जाते थे। वो विधायिका कार्य करती थी और विधायिका पर है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती थी जो सम्राट था। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। ये है ना अप्रत्यक्ष रूप से। एक होता है प्रत्यक्ष जहाँ जनता सीधे वोटों के द्वारा चुनती है, और एक होता है अप्रत्यक्ष जहाँ सीधा न चुनकर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नेशनल असेंबली का चुनाव करती है। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सक्रिय नागरिक, इन्होंने अपना 50,000 पुरुषों का निर्वाचक मंडल तय किया, वो आगे नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे। ये लोग
जो सक्रिय नागरिक सीधा नेशनल असेंबली का चुनाव नहीं करते थे, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को इस सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। कितने दिन की मजदूरी के बराबर? 3 दिन की। शेष पुरुष महिलाएं निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान की शुरुआत पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुई थी। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, कानून की बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय मतलब ये प्राकृतिक अधिकार है और इसको किसी भी हालत में छीना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त था। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे। ये नागरिक घोषणा पत्र में क्या था? पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंदर पहला, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों की सुरक्षा करना। ये अधिकार आज़ादी, संपत्ति की सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है, इस तरह की 15 है, या पढ़ लेना, 17 है। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने, क्योंकि उस वक्त की जनता क्या थी? अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस कारण प्रतीकों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझा गया। जैसे ये टूटी हुई बेड़ियाँ जो आज़ादी का प्रतीक है। उसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये लोग छड़ों का एक बर्छीदार गट्ठर, जो हम पहले बचपन से कहानियाँ सुनते हैं, संगठन में ही सकती है, तो इन्होंने लकड़ियों का ढेर बनाया, उसके ऊपर बांध दिया कि अगर अकेले लकड़ी टूट सकती है लेकिन एक साथ लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर वो कभी नहीं टूटेगा। उस वजह से ये फोटो दिखाया गया। ठीक है, त्रिभुज के अंदर रोशनी वाली आँख, जो सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। हमारे इधर माना जाता है ना शिव जी की तीसरी आँख, ये वही आँख है। यहाँ सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। और ये डंडा दिख रहे हो, ये शाही सत्ता का प्रतीक है। और अपने पूंछ मुंह में लिए सांप, ये समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई छोर नहीं है, सब बराबर है। इस हिसाब से इसमें दिखाया गया। फिर आगे लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। दास जैसे ही स्वतंत्र हुए उन्होंने ये टोपी पहनी। ठीक है, और ये नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है फ्रांस के। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये डेनो वाली स्त्री, कानून का मान्य रूप, ये कानून की देवी के रूप में आप देख सकते हैं, कानून का मानवीय रूप है। विधिपट, जिस कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर। इस तरह से ये हमारा दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।